स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग सेट 10 के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही में इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल कुछ वो भी होंगे और 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित है। तो चलिए पहले प्रश्न से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम पे लगने वाले टैक्सेस से है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि अभी तक भारत में एग्रीकल्चरल इनकम यानी कि कृषि से होने वाले आय पर कर नहीं लगाया गया है या नहीं लगाया जाता है। ये तो बिल्कुल सही है कि अभी तक किसी भी राज्य या किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक कृषि के आय पर कर नहीं लगाया है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर कभी कृषि के आय पर कर लगता है तो ये राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाएगा, और ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि दोनों में से कौन से कथन सही है, और दोनों सही है यानी बोथ 1 एंड 2 जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है एफपीओ के बारे में, यानी कि फर्दर पब्लिक ऑफर के बारे में। फर्दर पब्लिक ऑफर यानी जब कोई कंपनी जो कि भूत में कभी आईपीओ इशू कर चुकी थी यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू कर चुकी थी और अब फिर से दोबारा तिबारा या 100वीं बार शेयर्स ला रही है, तो उसको हम लोग एफपीओ कहते हैं। यानी एक लिस्टेड कंपनी द्वारा लाए गए शेयर्स को हम लोग एफपीओ कहते हैं। तो वहां पे इसके बारे में प्रश्न है। तो कह रहा है कि दे आर सेकेंडरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या ये सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में लाए जाने वाले शेयर्स हैं? तो नहीं, सेकेंडरी मार्केट में नहीं। एफपीओ जो है आईपीओ की तरह प्राइमरी मार्केट में ही लाए जाते हैं। कह रहा है अंडर दीज इंस्ट्रूमेंट्स द प्रोपोर्शनल शेयर होल्डिंग ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स में गो डाउन। यानी कि अगर एफपीओ आता है तो आपकी जो शेयर धारिता है वो कम हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई कंपनी शेयर ला रही है तो शेयर बेच रही है तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग को पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट सिर्फ पहला वाला है, यानी कि ए सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है लैफर वक्र से। तो लैफर वक्र के बारे में हम लोग जानते हैं कि लैफर वक्र जो है टैक्स के प्रतिशत दर और टैक्स से होने वाले सरकार के इनकम के बीच का ग्राफ बताती है। तो सरकार को बताती है कि जब तुम टैक्स के प्रतिशत दर को बढ़ाओगे तो तुम्हारे टैक्स से होने वाली आय बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित दर के बाद टैक्स की आय बढ़ेगी नहीं, टैक्स का से होने वाली आय में कमी आने लगेगी। यही तो है लैफर वक्र। तो कह रहा है इट इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि कितने इनकम तक टैक्स लगनी चाहिए इसके बारे में जानकारी देती है। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। क्या ये घंटी के आकार की कर्व है? तो बिल्कुल है। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। फिर कहता है वन ऑफ द यूजेस ऑफ लैफर कर्व इज टू अलाउ फॉर ऑप्टिमल टैक्सेशन। क्या ये बताता है कि किस दर तक मैक्सिमम टैक्स का दर होना चाहिए? तो बिल्कुल यहां तक है कि शुरुआत में आप टैक्स के प्रतिशत दर को यहां तक बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप टैक्स बढ़ाओगे तो आपकी आय घटने लगेगी। तो ये भी सही कथन हो जाएगा। फिर कहता है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉसिबल रेट ऑफ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या ये सरकार के टैक्स के दर और सरकार के होने वाले व्यय के बीच में रिलेशन बताता है? तो हमने बताया कि सरकार के इनकम के बारे में और टैक्स के प्रतिशत दर के बारे में ये प्रोपोर्शन बताता है, यानी कि ये चौथा कथन गलत है। तो सही कौन सा है? 1 2 3। 1 2 3 कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है। तो कौन सा कथन इनकरेक्ट है? तो चौथा करेक्ट इनकरेक्ट है, यानी बी सही उत्तर का। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कैश रिजर्व जो बैंकों को अपने पास रखना होता है, देम सेल्फ इज नोन एज, तो आरबीआई के पास रखना होता है उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। जो बैंक अपने पास जो रिजर्व मेंटेन करती है उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। यानी सेक्शन 42 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जिस रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील कर नहीं हो सकता? तो प्रगतिशील कर वो होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगा उसी हिसाब से करों की दरों में वृद्धि होगी। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं यानी अप्रत्यक्ष कर होते हैं। इसका असर गरीबों पर ज्यादा पड़ता है, अमीरों पर कम पड़ता है, क्योंकि रिग्रेसिव टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिसका असर गरीबों पर ज्यादा पड़े और अमीरों पर कम पड़े।
तो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो क्या करते हैं कि सेवा और वस्तुओं को महंगी कर देते हैं, जिसका असर गरीबों पर ज्यादा पड़ता है, अमीरों पर कम पड़ता है। तो इन चारों ऑप्शंस में एक गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही ऐसा टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसे कभी भी प्रोग्रेसिव नहीं बनाया जा सकेगा। सही उत्तर होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पब्लिक गुड क्या होता है। पब्लिक गुड यानी सरकार जिस प्रोवाइड करती है उन खासियत क्या होती है। तो उन खासियत ये होती है कि जैसे प्राइवेट गुड में क्या होता है कि जो पैसा देगा उन्हीं सेवा और वस्तु मिलेगी। तो सरकारी सुविधाओं में ऐसी चीजें नहीं होती, भुगतान कर सकता है उसको भी सेवा मिलता है, इसके भुगतान ना करने पे भी दूसरे को भी सेवा मिलता है, यानी कि ये एक्सक्लूसिव नहीं होता। दूसरा चीज क्या है कि प्राइवेट सेवाओं में क्या होता है कि किसी एक के कंजम्पशन से दूसरे के भाग में कमी आती है, लेकिन सरकारी वस्तुओं में एक के उपभोग से दूसरे के हिस्सेदारी में कोई कमी नहीं आती। जैसे एक आर्मी वाला अगर सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो उस सुरक्षा का, अगर सुरक्षा की छतरी हमारे ऊपर है तो वो छतरी मेरे ऊपर होने से आपकी छतरी छिन नहीं जा रही। यानी कि ये नॉन राइवल भी होते हैं, यानी कि नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पब्लिक गुड्स होते हैं, यानी कि डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। गांधीयन प्लान के बारे में प्रश्न पूछा गया है। बोल रहा है कि क्या इसे 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल बनाया गया था। क्या इसका जो मेन फोकस था वो कृषि था? बिल्कुल था। क्या ये कहते हैं आत्मनिर्भर गांवों की बात करती थी? बिल्कुल करती थी। यानी तीनों बातें सही हैं और सही पूछा गया है, तो कौन सा करेक्ट है भाई? तो तीनों ही करेक्ट है, ऑल थ्री। चलिए 73 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमारे देश में जो सेविंग की दर है वो बहुत ज्यादा है। सेविंग की दर होने पे क्या होता है कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट से क्या होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ नहीं रहा, यानी जीडीपी बढ़ नहीं रही। उसका कारण क्या है भाई? तो उसका कारण क्या वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है? ये हो सकता है। वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी रहेगा तो जाहिर सी बात है करप्शन रहेगा, ब्यूरोक्रेसी रहेगी, तो नए टेक्नोलॉजी को लाने में आनाकानी की जाएगी। अब और भी देख लेते हैं, क्या हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो हाँ जाहिर सी बात है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होगी तो जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें दान करने वाले लोग उनकी संख्या ज्यादा तो होगी, लेकिन क्या उनमें शिक्षा उतनी होगी? इस बात पे बहुत सारी चीजें निर्भर करते हैं। क्या वो स्वस्थ है? तो वो भी निर्भर करता है। तो खैर ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इलिटरेट जो लोग होते हैं जाहिर सी बात है कि उनमें उत्पादन की क्षमता कम होती है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चौथा ऑप्शन, यानी हाई कैपिटल आउटपुट। हाई कैपिटल आउटपुट यानी कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने कैपिटल की जरूरत हो रही है। हाई कैपिटल आउटपुट का मतलब क्या हो रहा है कि आप 1 रुपए की वस्तु बनाने के लिए 4 रुपए खर्च कर रहे हो, और वहीं अगर ये हाई कैपिटल रेशियो की जगह वो कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाता है, यानी कि 1 रुपए के सेवा वस्तु बनाने के लिए आप 2 रुपए के संसाधनों का उपयोग कर रहे हो, तो यानी आपकी स्थिति क्या होती? ज्यादा बेहतर होती। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एग्जिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में कुछ प्रश्न दिया गया है। 1982 यानी कि छठे पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको स्थापित किया गया था। तो बोल रहा है कि क्या इसकी मालिकाना अधिकार आरबीआई के अधीन है? तो नहीं भाई, ये भारत सरकार के अधीन है। अगला कह रहा है कि क्या ये दूसरे देशों के वित्तीय संस्थाओं को भी मुद्रा प्रदान या पैसे प्रदान करती है जो भारत से इंपोर्ट करने में सहायक होती है? तो बिल्कुल करती है। तीसरा है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स द्वारा रेगुलेट किया जाता है? नहीं, इसे आरबीआई द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो इसमें से कितने कथन सही हैं? सिर्फ 2 नंबर सही हैं, यानी कि ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माइनर्स जो है वो बिटकॉइन के माइनिंग के बाद उसको वैलिडेट कैसे करते हैं? तो आपको जानकारी होगी कि जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो अपने पास बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स रखते हैं, जिसके माध्यम से वो बड़े बड़े गणनाओं को जल्दी से सॉल्व करके उस बिटकॉइन को हासिल करना चाहते हैं, जो उनको एक कह सकते पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है जब वो किसी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करते हैं। और ऐसा ऑप्शन हमको मिल रहा है डी में, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट में इनमें से कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड किया जाता है? तो डिबेंचर को किया जाता है, रेपो रेट को नहीं किया जाता है, ट्रेजरी बिल को मनी मार्केट में किया जाता है, डेरिवेटिव को किया जाता है, प्रेफरेंशियल शेयर को भी किया जाता है। यानी 1, 4, 5 को किया जाता है। 1, 4, 5 कहाँ है?
डी में है जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 77 नंबर प्रश्न में कुछ फॉरेन ट्रेड से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, या फिर कह सकते हो फॉरेक्स ट्रेड से कुछ पूछा गया है। बोला इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा हुई, तो क्या आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा? नहीं, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के क्या करेगा कि मार्केट में जो एक्स्ट्रा पैसा चला गया है वो आरबीआई एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, यानी कि पहला कथन गलत है। दूसरा है इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर इन द मार्केट। तो क्या अगर आरबीआई देखता है कि रुपए के वैल्यू में लगातार गिरावट आ रही है तो क्या आरबीआई डॉलर बेचेगा? जी हाँ, डॉलर बेच के वो रुपए खरीदेगा ताकि मार्केट में रुपए की मात्रा कम हो जाए, और जिस चीज की मात्रा घटती है उसका वैल्यू क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अगला चलते हैं, इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वेर टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर। अगर यूएस और यूरोपियन देशों में अगर ब्याज दर में कमी आने लगती है तो क्या आरबीआई डॉलर बेचेगा या खरीदेगा? तो यहां पे कह रहा है डॉलर खरीदेगा। क्या ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब विदेशी बाजार में ब्याज दर घटने लगता है तो लोगों को लगता है कि मेरा निवेश वहां पे बेकार जाएगा, क्योंकि हमको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां ब्याज दर कम चल रही है। ज्यादा ब्याज दर पाने के लिए वो क्या करेगा? भारत जैसे देशों में निवेश करने के लिए आएगा। तो भारत में निवेश करने के लिए आरबीआई को क्या चाहिए होगा? ज्यादा रुपए, ताकि यहाँ के निवेशकों को ज्यादा रुपए वो उपलब्ध करवा सके। और रुपए उपलब्ध करवाने के लिए वो क्या करेगा? डॉलर खरीदेगा और रुपए बेचेगा, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए की मात्रा बढ़ जाए। इसलिए तीसरा सही है। तो 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 कहां सही है भाई? बी में सही है। चलिए आगे चलते हैं। जीएनपी गैप किसे कहते हैं? तो जीएनपी गैप क्या होता है समझते हैं। कि अगर हम लोग देखें कि समय अनुसार हम लोग निकाले कि भाई भारत की ग्रोथ रेट क्या होनी चाहिए, तो सपोज कहा जाता है कि 9% की ग्रोथ रेट भारत हर साल अचीव कर सकता है सस्टेनेबली। तो जो ये सस्टेनेबल रेट पर जो जीडीपी ग्रोथ होता है इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रोथ। लेकिन कभी पोटेंशियल ग्रोथ के ऊपर ही जीएनपी या जीडीपी ग्रो करे ये जरूरी नहीं है। जीडीपी या जीएनपी ग्रो करता है ऐसे। तो जो डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी या जीएनपी और बिटवीन एक्चुअल जीएनपी और जीडीपी जो होता है, ये जो डिफरेंस है, या ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल और एक्चुअल जीएनपी के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीएनपी गैप। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पे फिर कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में कुछ कथन दिए गए, देखते हैं। कह रहा है कि इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी द गुड प्रोड्यूस्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पीपल नीड, नॉट व्हाट पीपल अफोर्ड। क्या लोगों के जरूरत के अनुसार चीजों को उपलब्ध करवाया जाता है कि लोगों के खरीदने की क्षमता के अनुसार करवाया जाता है? तो पहला कथन गलत है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यानी पूंजीपति वाले इकोनॉमी में जो पूंजीवाद कहता है कि लोग जितने की क्रय शक्ति होगी उन सब चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए, उससे मुनाफा ज्यादा होगा। यानी पहला कथन गलत है। दूसरा कथन कहता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तीसरा कहता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में मार्केट उन सब चीजों को प्रोवाइड करेगा जो कि वो अच्छे से प्रोड्यूस कर सकता है, और जो कहते हैं सरकार है उन वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करेगा जो कि मार्केट प्रोवाइड करने में फेल कर जाती है। यानी 2 और 3 सही है। तो कौन से कथन सही है? 2 और 3 सही है। बी सही उत्तर होगा। प्रॉमिसरी नोट्स में कितने लोग या कितनी संस्थाएं होती हैं? तो एक उधार लेने वाला और दूसरा उधार देने वाला, यानी कि 2 संस्थाएं होती हैं जो कि सम्मिलित होती है, 2 पार्टीज होती है, यानी कि ए। चलिए, आरबीआई ने अभी हाल ही में यूपीआई के लिमिट को बढ़ा दिया है। किसके लिए भाई? तो हेल्थ एंड एजुकेशन के भुगतान के लिए। तो हेल्थ एंड एजुकेशन के भुगतान के लिए पहले क्या लिमिट हुआ करती थी? 1 लाख रुपए, जो कि हम यूपीआई के माध्यम से कर सकते थे। इसको बढ़ा के आरबीआई ने कर दिया है 5 लाख रुपए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि लीड्स का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक एंड ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स का जो 5वां एडिशन है वो अभी हाल फिलहाल में रिलीज किया गया है। ये किस मंत्रालय या किस संस्था के द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इसको रिलीज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माध्यम से। चलिए आगे फिनांस कमीशन के बारे में बात की गई है। बोल रहा है फिनांस कमीशन का जो कार्य होगा वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, और ये
ये कहे गए बातों को लागू कब से कब तक किया जाएगा? 5 वर्षों के लिए किया जाएगा, जिसकी शुरुआत होगी 1 अप्रैल 2026 से। ये कथन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। क्या कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट दोनों से पैसे का विभाजन होगा? तो पब्लिक अकाउंट से नहीं होगा, सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड से होगा, यानी कि दूसरा कथन गलत है। तीसरा कह रहा है कि इसके जो रिकमेंडेशंस होंगे वो भारत के संविधान के चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 12 के आधार पर होंगे। तो ये कथन बिल्कुल सही है, 1 और 3 सही है। तो इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो दूसरा इनकरेक्ट है, यानी कि बी। चलिए 19 जनवरी के तारीख को सेबी की चेयरपर्सन जो है माधवीपुरी बुच ने कहा है कि सेबी जो है कुछ केसेस देख रहा है जिसमें कि म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो म्यूल अकाउंट क्या होता है? तो जब कोई कंपनी शेयर बाजार में उतारती है ना, तो वो जानबूझ के कुछ कंपनियों को लगा देती है जो जानबूझ के इन कंपनियों में निवेश करने के लिए शेयर्स एप्लीकेशन भर देती है, ताकि जो लोग दूसरे निवेशक हैं उनको लगे कि बहुत सारे लोग हैं इस कंपनी के शेयर खरीदने चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें पैसा लगाना उचित है। नतीजा क्या होता है कि शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं। बाद में ये जो फर्जी वाले जो निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं कि या तो अपने फॉर्म को विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर इस तरीके से फॉर्म को भरते हैं कि वो जानते हैं कि किसी ना किसी स्टेज पे जाके ये फॉर्म खारिज होने वाला है। तो ऐसा ऑप्शन हमको मिल रहा है ऑप्शन बी में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए क्वीन ऑफ मिलेट्स किसको कहा जाता है? तो रायमती गुरिया को कहा जाता है। ये एक महिला है जिन्होंने कई तरीके के मिलेट्स का संग्रहण किया है, उसको बचा के रखा है, इसलिए उनको क्या कहा गया है? क्वीन ऑफ मिलेट्स। तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। इसी के साथ सेट नंबर 10 के जो 20 प्रश्न इकोनॉमिक्स के थे उनको समाप्त करते हैं। बाकी के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपका डिस्कशन करवाएंगे सर। चलिए अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।